नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चटपटी कहानियों में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अपना आकाश खुद तलाश किया। शाम का धुंधलका घिरने लगा था। पेड़ों की डालियां पंछियों के कलरव से गूंज रही थी। अपने नीड़ में लौटने की खुशी हर संवेदनशील प्राणी की होती है। मैं भी आज जल्दी अपनी ऑफिस से निकल गई। प्रिंसिपल होने के बाद मैं सबसे ज़्यादा स्कूल में ही टाइम व्यस्त करती थी। छुट्टी के बाद भी 1-2 घंटे रुककर सारे काम निपटाती। यूँ फिर घर में मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। एकाकी जीवन जीते हुए एक लंबा अरसा बीत गया था। जीवन के उतार चढ़ाव बहुत कोमल उम्र से शब्दों में ढलकर कहानी कविता बनने लगे थे, पर यह मेरे अस्तित्व को एक नई पहचान दे देगा। यह तो उस दिन पता चला जब मेरी रचनाओं की डायरी विपुल के हाथों लग गई। मेरे चैम्बर में मेरे भाई सरीका, एक कॉलेज का स्टाफ जो बहुत ही मुंह लगा था, फाइलें उठाते समय खुली हुई डायरी की चंद पंक्तियां पढ़ने लगा। मेरी अनुपस्थिति में उन्हें पढ़ते हुए अनायास उसके मुंह से निकला, वाह गजब आदि शब्द निकल रहे थे। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो वह डायरी पढ़ने में तल्लीन था। मैंने लगभग डांटते हुए वैसे डायरी बंद करने को कहा। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, गुस्ताखी माफ़ करना दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी डायरी हाथ लगाई, पर क्या करूं, एक एक पंक्ति ने बांधे रखा था। क्या खूब लिखती हैं आप। एक सलाह दूं, आप इसे छपवा दीजिए। आपकी रचना में लाखों दिलों की वेदना छिपी है। प्लीज़ दीदी, इनकार मत करना, मुझे दे दीजिए, मैं यह काम करूँगा। मैं उसे ना नहीं कर सकी। उसने एडिटर से कांटेक्ट करके एक कहानी संग्रह छपवा डाला और मज़े की बात, हिंदी परिषद की ओर से उसे उस कहानी संग्रह की साल की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया। ऐसा नहीं था कि यह मेरी पहली रचना थी। बचपन में मिली दुत्कार और समय समय पर मिलने वाला अपमान की टीस को पन्नों पर 12-13 वर्ष की अवस्था में ही उतारने लगी थी, पर सबसे छुपाकर उन्हें डायरी में बंद रखती, क्योंकि मुझे पता था कि जिस घर में लड़की के रूप में जन्म लेना अपराध माना जाता है, वहाँ मेरी भावनाओं की क्या कीमत होगी। खैर, इस पुरस्कार के बाद पार्टियों का लंबा सिलसिला आरंभ हुआ, जो हफ्ते भर चलता रहा। शायद उसी की थकावट होगी जो आज छुट्टी के बाद घर जाकर आराम करने को मन हो गया था। घर पहुंचने पर रोज की तरह नंदू ने दरवाज़ा खोला। मैं सोफे पर बैठकर अखबार पलट ही रही थी और चाय का इंतज़ार भी। चाय पीकर फ्रेश होने जाती कि तभी कॉल बेल की आवाज़ आई। नंदू ने दरवाज़ा खोलने के पश्चात आगंतुक ने मुखातिब होकर बताया, दीदी, वीरभद्र से कोई आया है। वीरभद्र का नाम सुनते ही मैं चौंक गई। फिर क्या? रूखे स्वर में कहा, बोल दो, काम में बिजी हूँ, अभी नहीं मिल पाऊंगी। 5 मिनट बाद नंदू फिर आया और एक कागज़ देते हुए कहा, उन्होंने आपको देने को बोला है। कागज़ पर लिखा था, रोहन राजपूत उर्फ सोनू। मैं एक पल को सन्न रह गई। नंदू को इशारा किया कि उसे अंदर ले आए। जैसे ही सोनू ने प्रवेश किया, मैं सकते में आ गई। मेरा छोटा भाई सोनू, मेरे विवाह के समय कक्षा 8 में और 15 साल का बाद लंबा कद, गोरा चिट्टा स्मार्ट युवक। मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि यह वही सोनू है जिसे गोद लेकर मैं पूरा मोहल्ला घूमा करती थी। जैसे ही उसने मेरे पैर छुए, मैंने उसे गले से लगा लिया। एक आत्मिक अनुभूति जो एक लंबे अंतराल के बाद मुझे मिली थी, वह अवर्णनीय थी। हम दोनों भावांतरिक्ष में होकर रो पड़े। उसने अपने आप को मुझसे अलग करते हुए कहा, कैसी हो दीदी? मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए ही बिना बोल उठा। अखबारों में तुम्हें मिलने वाले पुरस्कार की घोषणा और फोटोज देखकर रहा नहीं गया, मैं लगा दी। सोनू ने कहा, सब कुछ एक साथ ही पूछ लोगी क्या? शायद तुम्हें पता नहीं दीदी, पिताजी 3 साल पहले ही इस दुनिया से चले गए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी की मृत्यु की सूचना मुझे नहीं दी गई थी। आखिर उस परिवार में बेटी होने की सज़ा मुझसे दुश्मनी की हद तक निभाई गई। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलुरु में पोस्टेड था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद उनका काम संभालने वीरभद्र आ गया। सोनू ने बताया,
इसी बीच नंदू चाय नाश्ता ले आया। चाय की चुस्कियां लेते हुए सोनू मेरे घर का मुआयना कर रहा था, मानो वह जान लेना चाहता था कि उसकी दीदी बरसों से बिना किसी मदद के कैसे जीवित रही और कितने संपन्न है। उसने गांव, घर और अन्य रिश्ते के बारे में बताया, कौन जिंदा है कौन नहीं, फसल व्यापार के नफ़ा नुकसान, किसकी शादी हो गई किसकी नहीं। मेरे चेहरे पर आते जाते भाव पर वह एक बुजुर्ग की भांति मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गया। करीबन 2 घंटे में वह 15 साल की बातें शॉर्ट में बोल गया था। फिर अचानक कहा, दीदी मैं रात की गाड़ी से निकल जाऊंगा, कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, नहीं तो निन्नी मेरे बिना खाना नहीं खाएगी। निन्नी? ये निन्नी कौन है? मेरी 2 वर्ष की बेटी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। एक बार उस घर में बेटी होने का दंश ने माता पिता के स्वभाव में बदलाव ला दिया। न चाहते हुए भी मैं पूछ पड़ी, सब लोग निन्नी को प्यार करते हैं ना? मेरा आशय वह समझ गया था। दीदी, निन्नी के जन्म के बाद पापा कई दिनों तक मुझसे और रितु से बात नहीं करते थे। रितु को 1-2 बार उन्होंने उलाहना भी दिया, मानो बेटी को जन्म देकर उन्होंने कोई अपराध किया हो। रोज़ रोज़ की कलह से तंग आकर मैंने अपना घर छोड़ अलग करने की बात कह दी। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, दीदी ने जिस अपमान को आजीवन भोगा है वह मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूँगा। दीदी से कुछ साल बड़ा होता तो शायद मैं दीदी के साथ खड़ा होता। ठाकुर परिवार में केवल बेटा पैदा हो, बेटी नहीं, यह कैसा संभव? पिताजी ने उसे 2 टूक फैसले को ना तो मान सकते थे और ना ही अपनी दफन यानी उसी सोच से छुटकारा पा सकते थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक रात बाथरूम में ऐसा चक्कर खाकर गिरे कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। मैंने समझ लिया कि पिताजी को पोता न होने का कितना गहरा आघात लगा होगा। मैंने जल्दी जल्दी सोनू के लिए खाना तैयार करवाया। जाते जाते वह फिर मेरे गले से लग गया, मानो फिर जीवन में मुलाकात हो ना हो। उसकी हर बात पर मेरी उत्सुकता बनी हुई थी, केवल एक बार ये सुनने की कि दीदी तुम्हें हम सब बहुत याद करते हैं। शायद वर्षों का मलाल झड़कर मिट जाता, पर नहीं, वह तो केवल इतना ही बोल पाया, अपना ख्याल रखना दीदी। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। लगता था कितने दिनों की थकी हूँ। दिमाग भनभना रहा था और आंखों से नींद कोसों दूर थी। 15 साल पहले की कहानी दिमाग के चलचित्र पे गुजरने लगी, मानो एक बार कोफ्त भी हुई। जब इतने सालों तक घर वालों ने कोई खोज खबर नहीं ली, तो अब क्यों पुराने जख्म ताज़ा करने एक भाई चला आया। मेरा जन्म एक बेहद दकियानूसी ठाकुर परिवार में हुआ था। दादी बताती थी कि मेरे जन्म के पहले पिताजी ने कई कर्मकांड कराए थे। बेटा हो इसलिए मेरे जन्म के समय मातमी छाई हुई थी। पिताजी ने माँ से बात करना छोड़ दिया था। यह तो दादी थी जो न समझाती थी कि बेटा या बेटी होने में बहू का कोई बस नहीं चलता। मेरे चाचा के बच्चों से पिताजी का कोई विशेष लगाव था, क्योंकि वे सभी लड़के थे। मेरी चाची को सभी सिर आँखों पर बैठाते थे। हालांकि दादी ने मेरे जानते हुए ऐसा भेदभाव कभी माँ के साथ नहीं किया। मैंने बहुत बरसों बाद जाना कि मुझसे बड़ी 2 लड़कियों को जन्म के बाद शायद नमक चटाकर मार डाला गया था। 5 साल के बाद जब मेरा भाई पैदा हुआ तो घर में दिवाली सा माहौल था। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस कहानी का अगला और अंतिम भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। इस आशा के साथ धन्यवाद।